हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लैंगम्यूर आइसोथर्म के बारे में कि लैंगम्यूर ने कैसे अपना आइसोथर्म दिया एडसॉर्प्शन के लिए। क्या क्या चीजें लैंगम्यूर ने बताई थी, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और वो नया टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस कैटालिसिस किसे कहते हैं, क्या चीज होती है कैटालिसिस, तो जान लेते हैं हम लोग कैटालिसिस के बारे में। एक्चुअल में कुछ ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को एक्सेलरेट कर देते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो किसी भी फॉरेन सबस्टेंसेस को रिएक्शंस में मिलाने से रिएक्शंस की स्पीड जो है वो बूस्ट अप हो जाती है, वो एक्सेलरेट हो जाती है। लेकिन वो फॉरेन सबस्टेंसेस उस रिएक्शंस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, उनके द्वारा कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है। वो प्रोडक्ट जो होगा वो रिएक्शन के रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। वो प्रोडक्ट जो है रिएक्शन के रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा। बस केवल ये फॉरेन सबस्टेंसेस जो होते हैं वो रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं। जो रिएक्शंस देर से होने वाली है या जो रिएक्शन स्लो होने वाली है वो रिएक्शंस फास्ट हो जाती हैं। तो ऐसे सभी फॉरेन मटेरियल्स को हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं और इस फिनोमेना को कैटालिसिस कहते हैं। तो कैटालिस्ट क्या है और कैटालिसिस क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कितने प्रकार के कैटालिस्ट होते हैं, कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं, क्या इनका नेचर होता है, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि कैटालिसिस होता कैसे है, क्या करते हैं। तो देखो ये चीज तो आज भी अनसर्टेन है कि व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ कैटालिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ये आज भी अनसर्टेन है, पता नहीं है कि एक्चुअल में इनका रोल क्या होता है। हम लोग ये नहीं जान पाए आज तक कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ए कैटलिस्ट। किसी भी कैटलिस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे वो रिएक्शंस को एक्सेलरेट करता है, कैसे वो रिएक्शंस की स्पीड को बूस्ट अप कर देता है, कैसे उनकी स्पीड को बढ़ा देता है। ये सारी चीजें आज भी अनसर्टेन है, हम नहीं जान पाए इस चीज को, या कोई भी ऐसी थियरी नहीं आई जो क्लियर कट किसी भी कैटलिस्ट का किसी रिएक्शंस पे क्या पथ होता है उसके पथ को डिक्लेयर कर पाए। हालांकि अनुमान से हम लोग बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, ये चीज हम लोग मानते हैं। और एडसॉर्प्शन थियरी के आधार पे भी हम लोग कैटलिस्ट के जो है वो डेफिनेशन देते हैं, कैटलिस्ट के मैकेनिज्म को देखते हैं एडसॉर्प्शन थियरी के आधार पे कि कैसे जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं और वहीं पे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और प्रोडक्ट जो होता है उस कैटलिस्ट के सरफेस से डिसॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट होगा वो बन जाएगा और कैटलिस्ट जो होता है वो अनचेंज्ड उस रिएक्शन में पड़ा रहता है। तो क्लास 10th में भी आप लोगों ने बहुत सारी कैटालिटिक रिएक्शंस देखी थी और क्लास 11th में भी आप लोगों ने कैटालिटिक रिएक्शंस देखी होंगी। लेकिन अब हम लोग इन कैटालिटिक रिएक्शंस को क्लासिफाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेज। उनके फेज के आधार पे, उनके स्टेट के आधार पे हम लोग इस चीज को अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैटालिसिस होता क्या है या कैटालिस्ट कहते किसे हैं, क्या चीज है। तो सबस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, a substance which increases the rate of reaction but do not participate in reaction is called catalyst. And this phenomena
is called catalysis. ये फेनोमेना जो होती है वो कैटालिसिस कहलाती है। ऐसे सबस्टेंसेस जो किसी भी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन वो सबस्टेंसेस जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? कैटालिसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई कि कैटालिस्ट क्या है? वो सबस्टेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज करते थे। जैसे अगर हम लोग एक रिएक्शन देखें 2KClO3, अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नीज ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं तो ये बन जाता है क्या? 2KCl+3O2। तो ये क्या है? ये कैटालिस्ट है। ये कैटालिस्ट है और ये करते क्या है कि ऑक्सीजन के फॉर्मेशन को, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन के फॉर्मेशन को, जो प्रोसेस जो हो रहा है इस प्रोसेस को इनहांस कर देते हैं, इनके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे ये कैटालिस्ट है और इस कैटालिस्ट की जो इस रिएक्शन पे एक्टिविटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। तो phenomena of the increasing the rate of a reaction by the use of catalyst is also known as catalysis. कैटालिसिस को एक और तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, एक और तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या चीज? द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग the rate of reaction by the use of catalyst is called catalysis. The phenomena of increasing the rate of reaction by the use of catalyst is called catalysis. क्या चीज है कि किसी भी रिएक्शंस की रेट को किसी मटेरियल्स को मिला करके बढ़ा दिया जाए, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिसिस कहते हैं। तो अभी हमने क्या बताया कि कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है इस कैटालिसिस के लिए, लेकिन ऐसा माना जाता है क्या कि किसी भी रिएक्शंस में अगर कैटालिस्ट मिलाया गया तो ऐसी कंडीशन में वो उस रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है? घटा देता है। तो देखो, मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन हो रही है और जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी में पढ़ा था। देखो ये क्या चीज है? ये तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है और यहाँ पे जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी ये क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ये वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शंस को होने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अभी क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट के अंदर अगर इतनी एनर्जी है, लेकिन उसे रिएक्ट होने के लिए यानी उसके अंदर कोलिजन्स होने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो यही एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसी को क्या कहते हैं? EA या एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इस रिएक्शंस को हम कैटालाइज करें, इसके अंदर कैटालिस्ट मिला दें, तो ऐसा माना जाता है कि ये रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, यानी अब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यानी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ तक होनी चाहिए थी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी यहीं पे आप मिल जाएगी, यानी रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्शंस को तेजी से प्रोसीड कर लेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, हमारे पास कोई भी ऐसा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है कैटालिसिस को लेकर के, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी रिएक्शंस जो होती है कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में, तो कैटालिस्ट जो होते हैं वो उसके रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, और जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है तो वो रिएक्शंस जो है वो फास्ट हो जाती है। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि although there is no universal principle
behind the action of catalyst, but in general a catalyst provide an entirely new path for the reaction. क्या चीज है? यदि कोई भी यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है कैटलिस्ट के एक्शन के लिए, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक इंटायरली न्यू पथ प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए रिएक्शंस के लिए, ताकि रिएक्टेंट्स जो हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा माना गया है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक नया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी कैटलिस्ट जो होंगे, जब कैटलिस्ट जो है रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं तो उससे एक नया कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये नया कॉम्प्लेक्स जो होगा, नया कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो लोअर पोटेंशियल एनर्जी का होगा। इसका मतलब कि कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू पाथवे ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट जो होते हैं वो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक नया पथ प्रोवाइड करते हैं। तो इट इज बिलीव्ड दैट a catalyst forms a new activated complex of lower potential energy it means the catalyst provide a new pathway of lower activation एनर्जी। लोअर पथवे बनाते हैं, नया पथवे बनाते हैं जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत लो, यानी जो फ्रैक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स का जो लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पे होता है ना, उसकी संख्या, उसकी मात्रा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि एट अ वेरी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी मोर एंड मोर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड एंड their collisions will be effective। उनके collisions जो होंगे वो effective होंगे, या हम यूं कह सकते हैं कि number of effective collisions will be increased by adding some catalyst during a chemical reaction। तो अगर effective collisions की संख्या बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट भी जो होगा वो बढ़ेगा और रिएक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा। तो ये कैटलिस्ट का जो है वो फिनोमेना है जिसको हम लोग केवल और केवल कैसे मान सकते हैं, केवल और केवल हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये फिनोमेना जो है वो कैसे होती है, या कैटालिसिस जो है वो कैसे होती है, और कैटलिस्ट जो है वो कैसे किसी भी रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है, कैसे वो उसको एक्सेलरेट कर देता है। दूसरी चीज हम लोगों को ये जानना है कि कैटलिस्ट जो होते हैं वो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज करते हैं एंड इवन फॉर्म टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड्स। कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शंस के दौरान फिजिकल चेंज करते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, और ये टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड्स बनने की वजह से ही एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, जो बहुत ही जल्दी डिसएसोसिएट या डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट अलग हो जाता है, और जो कैटलिस्ट यूज किया गया रहता है वो कैटलिस्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इन चीजों को हम लोग अभी और आगे देखेंगे। तो ध्यान रखने की बात यही है, क्या चीज,
कि कैटालिसिस जो है, जो कैटालिस्ट होते हैं वो फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं, और इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैटालिसिस कहते हैं। तो इतनी चीजों में जो कैटालिसिस की फिनोमेना है उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। कैटालिसिस को लेकर के ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो याद होना चाहिए। क्या क्या चीज है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लें कि मेन पॉइंट्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के मेन पॉइंट्स क्या हैं? मेन पॉइंट्स क्या होते हैं कैटालिसिस के? तो सबसे पहले चीज, कैटालिसिस या कैटालिस्ट undergo intermediate physical change, A catalyst undergo intermediate physical change and it may even form temporary chemical bonds. क्या चीज देखना है कि कैटलिस्ट के अंदर जो है वो एक इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज होता है और कभी कभी जो है वो एक टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, किसके द्वारा, विद रिएक्टेंट but it is removed या it is recovered, but it is recovered unchanged in original form as the reaction completed. क्या चीज कि कैटलिस्ट के अंदर जो है वो इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को जो याद रखना है कि कैटलिस्ट के अंदर एक इंटरमीडिएट फिजिकल चेंज होता है और कभी कभी जो है वो ऐसा होता है कि ये टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेम्पोररी केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं रिएक्टेंट के साथ। लेकिन जब रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है तो ये कैटलिस्ट जो होते हैं वो रिकवर्ड हो जाते हैं, पुनः प्राप्त हो जाते हैं अपने ओरिजिनल फॉर्म में। इसमें अपने ओरिजिनल फॉर्म में जो है ये पुनः क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो हम लोगों को देखना है वो क्या चीज देखना है कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शंस को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। दूसरी चीज, तो रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो बढ़ा देते हैं, बट डू नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन ये किसी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं। अगर किसी रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड सेटअप हो रहा है, अगर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड ही शिफ्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट मिलाने पर जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जरूर हो सकता है कि जो इक्विलिब्रियम देर से अटेन होता वो जल्दी अटेन हो सकता है, लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ऑल्दो a catalyst speed up the chemical reaction को क्या करता है, स्पीड अप करता है, बट it does not alter the इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करता है। अगली चीज कि कैटलिस्ट आर
catalysts are highly specific in nature. कैटलिस्ट जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं. और अगली चीज, द कैटलिस्ट डज नॉट change the value of del E of the reaction. कभी भी ये किसी भी रिएक्शंस की एंथैल्पी को चेंज नहीं करते हैं या एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं. तो डेल ई दैट इज इक्वल टू कितना होता है, Ep माइनस Er, दैट विल रिमेन्स सेम. ये कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा. कैटलिस्ट का इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. तो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाते हैं लेकिन इसके इक्विलिब्रियम को अल्टर नहीं करते हैं. कैटलिस्ट जो है वो हाईली स्पेसिफिक नेचर के होते हैं. इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है. ऐसा नहीं है कि एक ही कैटलिस्ट जो है वो सभी प्रकार के रिएक्शंस को करवाए, ऐसा नहीं होता है. पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, यानी एक प्रकार का कैटलिस्ट जो है वो केवल एक ही प्रकार के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, दूसरे प्रकार के रिएक्शन को वो कैटलाइज नहीं करेगा. उसके लिए दूसरे कैटलिस्ट होते हैं. और कैटलिस्ट जो होता है ये कभी भी किसी भी रिएक्शंस के लिए उसकी इंटरनल एनर्जी को जो है वो अफेक्टेड नहीं करता है, उसमें कोई भी परिवर्तन क्रिएट नहीं होता है. तो इन सारी चीजों को आप लोगों ने देख लिया. अब हम लोग देखेंगे एक और चीज कि एक रिएक्शंस देखते हैं. हमने एक रिएक्शंस लिखी जो हार्बर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन होता है. क्या चीज है कि N2 + 3H2 रिवर्सेबल रिएक्शन होती है 2NaH3, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ. हम लोग यहाँ पे आयरन का यूज करते हैं और इसके साथ मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं. तो आयरन यहाँ पे क्या है, आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट है. तो मॉलिब्डेनम क्या है, मॉलिब्डेनम क्या काम करता है यहाँ पे, तो मॉलिब्डेनम को हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रमोटर कहते हैं. ये प्रमोटर कहलाता है. तो ऐसे कैटलिस्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं. एक तो होता है प्रमोटर, और दूसरा होता है पॉइजन्स. प्रमोटर्स क्या होते हैं और पॉइजन्स क्या होते हैं, ये जानने की बात है. प्रमोटर्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स किसे कहते हैं. जैसे यहाँ पे मॉलिब्डेनम लगा हुआ है, तो मॉलिब्डेनम का काम क्या है, क्या ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे एक्टिव होता है, तो ऐसा नहीं होता है. क्योंकि प्रमोटर्स वो केमिकल स्पीशीज होती हैं which increases the catalytic capacity of a catalyst, जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं. यानी इनका जो एक्शन होगा वो कैटलिस्ट के ऊपर होता है. तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान कैटलिस्ट की कैटालिटिक कैपेसिटी को बढ़ा देता है, दे आर नोन एज प्रमोटर्स. उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं. लेकिन पॉइजन्स क्या है, पॉइजन्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जो किसी भी कैटलिस्ट की कैटालिटिक कैपेसिटी को क्या करती हैं, घटा देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं, और इससे वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजन कहते हैं. तो ये दोनों चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. पॉइजन क्या है और प्रमोटर क्या है. प्रमोटर और पॉइजन, इन दोनों की बात करें तो प्रमोटर्स आर सब्सटेंसेस दैट एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट. प्रमोटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहांस करते हैं, इनको क्या कहेंगे, प्रमोटर्स. Promoters, the chemical substances which enhance the catalytic power of catalyst is called promoters.
प्रोमोटर्स, इनको क्या कहेंगे? प्रोमोटर्स कहते हैं। ऐसे सबस्टेंसेस, ऐसे केमिकल सबस्टेंसेस जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक कैपेसिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स। अभी हम लोगों ने एक रिएक्शंस देखी, क्या N2+ 3H2, जिसमें क्या था? आयरन, आयरन क्या था? कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम क्या है? प्रमोटर। यानी ये इसके ऊपर एक्टिव होगा, ना कि इसके ऊपर, और इससे फॉर्म होता है क्या? अमोनिया फॉर्म होता है। एक और रिएक्शंस देख लेते हैं। मान लो कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्शन किसकी प्रेजेंसी में होता है? जिंक ऑक्साइड की प्रेजेंसी में, लेकिन इसमें हम मिलाते क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड। अगर क्रोमिक ऑक्साइड हमने मिलाया तो ये रिएक्शन थोड़ी तेज होती है और मेथनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था क्या? ये प्रमोटर है, जबकि ये क्या है? कैटलिस्ट है। ध्यान रखना। अब बात आती है पॉइजन की। पॉइजन्स क्या होते हैं? इसी का जस्ट अपोजिट, यानी ऐसे सबस्टेंसेस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। Those substances which decreases the catalytic activity of catalyst are called poison. पॉइजन्स क्या होते हैं? जो कैटलिस्ट की कैटालिटिक कैपेसिटी को घटा देते हैं, इन्हीं को हम क्या कहेंगे? पॉइजन कहेंगे। जैसे अगर हम लोग हॉबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसमें हमने क्या लिया? आयरन। अब अगर यहीं पे H2S ले ले, यानी क्या ले ले? हाइड्रोजन सल्फाइड ले ले, या यहीं पे हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे क्या ले ले? कार्बन मोनोऑक्साइड ले ले, तो इससे क्या फॉर्म हो जाता है? अमोनिया फॉर्म हो जाता है। इस तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइनली जो है वो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अगर मॉलिब्डेनम लगाया इसमें, तो मॉलिब्डेनम से अमोनिया जो होगी वो बहुत फास्ट बनेगी। लेकिन अगर यहीं पे हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दिया, तो ऐसे में जो आयरन की एक्टिविटी है ये स्लो हो जाती है, और जब आयरन की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो ये प्रोसेस भी क्या होगा? स्लो हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं इसको? पॉइजन। और भी बहुत सारे पॉइजन है। देखो, प्लैटिनम जो कैटलिस्ट होता है, प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज्ड इन ऑक्सीडेशन of hydrogen is poisoned by कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अगर हम लोग देखें कि प्लैटिनम कैटलिस्ट कहीं पे लगा हुआ है, और प्लैटिनम कैटलिस्ट को सामान्यतः हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है, जहां भी हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी तो प्लैटिनम, निकेल या पैलेडियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यहाँ पे हमको क्या करना है? पॉइजन करना है, तो हम इसको किससे कर सकते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा इसको पॉइजन कर सकते हैं। तो ये थे क्या चीज? प्रमोटर और पॉइजन। तो प्रमोटर और पॉइजन्स के बाद अब हम लोगों को क्लासिफाइड करना है कैटलिस्ट को। तो कैटलिस्ट को हम लोग क्लासिफाइड करें। कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो ग्रुप में इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक होता है होमोजीनस कैटलिस्ट और दूसरा होता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, होमोजीनस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। और इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जो कैटलिस्ट में होती हैं, उन चीजों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।